नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनकी कांग्रेस है उनकी द्वितीय सदन सीनेट की महत्ता और उसके कारण। क्या ऐसी बात है कि सीनेट एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है जो प्रशासन में, और इसकी महत्ता या फिर इतना महत्वपूर्ण सदन जो विश्व में उसको क्यों कहा जाता है कि सबसे पावरफुल द्वितीय सदन भी कहा जाता है। तो ऐसी क्या बातें हैं, क्या ऐसे उसको शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसकी वजह से ऐसा किया कहा जाता है, वो आज अपन पढ़ेंगे। तो सीनेट विश्व की श्रेष्ठतम राजनीतिक संस्थाओं में से एक है। सीनेट आधुनिक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। ये रॉजर्स के ऐसे कथन थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो इसमें मुख्य वजह ये है कि महत्ता के कारणों में उसमें से पहला बिंदु अपन है कि संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान। तो प्रथम महत्वपूर्ण स्थान सिद्धांत निर्माताओं ने किस प्रकार से प्रदान किया, वो ये था कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात कही गई है, सीनेट का नाम पहले दिया जाना कोई साधारण लिखने की गलती नहीं है। संविधान निर्माताओं ने अधिकांश सीनेट को संघीय व्यवस्था की रीढ़ की दृष्टि से देखते थे। निर्माताओं को भय भी था कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा प्रजातांत्रिक जो उत्तरदायित्वहीनता की स्थिति को न अपना ले, कहीं राष्ट्रपति के निरंकुश शासन की स्थिति को न ग्रहण कर ले। इसलिए सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति दोनों पर अंकुश लगाने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो ऐसे अनेक कार्य किए जाते हैं जो सीनेट प्रतिनिधि सभा को से मिलके राष्ट्रपति को रोक सकती है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि इस प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रपति मिलके सीनेट पे कोई ऐसा कंट्रोल लगा सकें। तो इससे ही पता चलता है कि सीनेट एक ज़्यादा पावरफुल संस्था है। दूसरा, सीनेट की कुछ विशेष शक्तियाँ जो और अन्य किसी को प्राप्त नहीं, व्यवस्थापिका में जो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा उसको भी नहीं प्राप्त है। वो शक्तियाँ क्या है, वो है राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों की पुष्टि। तो ये दो ऐसी शक्तियाँ होता है जिसके आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन गई है। साझेदार कैसे, ये राष्ट्रपति के कार्य नियुक्तियाँ देते हैं वो अपने कार्यपालिका आदेश के द्वारा जो भी, और संधियों की पुष्टि जो विदेशी राष्ट्रों के साथ की जाती हैं, संधियाँ की जाती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, लेकिन दोनों की पुष्टि सीनेट के द्वारा की जानी आवश्यक है। तो स्पष्ट है कि अगर किसी कार्य की पुष्टि किसी दूसरे द्वारा की जानी है तो अपने को उसकी हमेशा सहमति की जरूरत पड़ती है और हमेशा ही उसका नियंत्रण अपने ऊपर स्थापित हुआ सा दिखता है। तो नियुक्तियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट अमेरिकन आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करती है और संधि की पुष्टि के आधार पर सीनेट विदेशी संबंधों के संचालन पर नियंत्रण रखता है। तो ये शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ी के सम्मान में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है कि सर्वाधिक योग्य और राजनीतिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपनी ओर ही आकर्षित करती है। सीनेट में जाने का प्रयत्न सबका रहता है। तीसरा बिंदु जो है इम्पोर्टेंट, वो है मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव। यानी वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो राष्ट्रपति की जो शासन प्रणाली है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के आपस में संबंध कमज़ोर होते हैं और व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाती। ऐसे ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर पाती। तो इसी व्यवस्था के अभाव में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है निरंकुश हो सकता है, उस पर नियंत्रण करने के लिए सीनेट जैसी संस्था को जो पावर दिए गए हैं और इसी पावर का वो प्रयोग करती है। और मंत्रिमंडलात्मक शासन पद्धति अगर होती तो ये शक्ति प्रतिनिधि सभा के पास ज़्यादा प्राप्त हो सकती थी। तो अमेरिका में ब्रिटेन की भांति मंत्रिमंडलात्मक पद्धति होती तो प्रतिनिधि सभा सीनेट के पास भी संबंधों की स्थिति दूसरी हो सकती थी। वैसी व्यवस्था होने पर अमेरिकी कार्यपालिका राष्ट्रपति मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इसी के कारण प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त कर लेती है, जो सामान्य मंत्रिमंडलीय शासन पद्धतियों में देखने को मिलता है। पर यहाँ पे ऐसा है नहीं। इस वजह से द्वितीय सदन प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। चौथा है प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी ब्रिटेन की लोक सभा, भारत की राज्यसभा और फ्रांस की सीनेट को प्रथम सदन की तुलना में कम महत्वपूर्ण का कारण है कि उन देशों में द्वितीय सदन के सदस्यों का या तो मनोनयन होता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जो राज्यों की सरकारों के जो प्रतिनिधि MLA उनके द्वारा किया जाता है।
तो मूल संविधान सीनेट के सदस्यों के भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1918 में 17वें संशोधन द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई है। तो अब सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो जहाँ भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वहाँ पे वो ज़्यादा शक्ति प्राप्त जनता की, क्योंकि शक्ति जनता का स्रोत जनता और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास शक्ति हाथ में हमेशा ही रहती है। तो ये प्रजातंत्र का प्रतीक भी बन गई है। तो प्रत्यक्ष जो इनका निर्वाचन की पद्धति है, इस वजह से भी सीनेट के सदस्य ज़्यादा शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। अगला बिंदु है सीनेट का स्थायित्व और सीनेट के सदस्यों का दीर्घकाल। तो प्रतिनिधि सभा का स्थायित्व इतना नहीं है। सीनेट का स्थायी है, मतलब सीनेट कभी भंग नहीं होती। सीनेट के सभी सदस्यों का कार्यकाल नए सिरे से शुरू होता है। ऊपर से कार्यकाल भी 6 वर्ष का है। 6 वर्ष के कार्यकाल का मतलब इसी दृष्टि की तुलना में प्रतिनिधि सभा कार्यकाल 2 ही वर्ष का है, राष्ट्रपति का 4 वर्ष का है। तो इन दोनों से ही ज़्यादा कार्यकाल तक इनका होता है। तो एक बार निर्वाचित होने के बाद आराम से बिना किसी दोबारा चुनाव के टेंशन के 5 वर्ष तक स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय सेवा में लगे रहते हैं। और अधिकतम अगर तो दोबारा निर्वाचन की अगर रहे तो भी 1 साल के लिए अंतिम वर्ष की मानी जा सकती है। कम से कम 5 वर्ष तक निर्भीक होकर काम कर सकते हैं। तो इसका दीर्घकाल और कभी भंग ना होने की वजह से भी सीनेट ज़्यादा पावरफुल बन गई है। फिर अगला बिंदु है सीनेट का लघु आकार। तो सीनेट का लघु आकार अपने को पता है, सीनेट में 100 सदस्य हैं। जो उसके जो 50 राज्य हैं उनमें से प्रत्येक राज्य से 2-2 प्रतिनिधि चुन के यहाँ पे आते हैं। तो 100 सदस्य हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं। तो छोटे आकार के कारण सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता रहती है, एक दूसरे से जो पहचान बन जाती है। पारस्परिक स्वतंत्रतापूर्वक वाद विवाद कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ में पता नहीं चल पाता है कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध में है, और कौन से किसी एक द्वारा दिया गया तर्क को कई बार सुना जाता है, कई बार नहीं अनसुना कर दिया जाता है। जब कम संख्या में होते हैं तो स्पष्ट रूप से वाद विवाद कर पाने में सहूलियत रहती है। इतना भी छोटा नहीं है कि उसमें बहुत ही विचार मतलब एक जैसे विचार हो जाए, तो विचारों की भिन्नता भी रहती है। और न इतना अधिक है कि विधायी विचार विमर्श और कार्यवाही में सजीवता न रह सके, यानी एक ऑब्जेक्टिविटी जिसमें आ जाती है कि पता ही नहीं रहता है कि कौन सा विधेयक पे कौन सपोर्ट कर रहा है, कोई कौन विरोध कर रहा है, एक दूसरे से पहचान होती नहीं है। तो ये ऐसी सजीवता भी बनी रहती है। तो लघु आकार योग्य और होनहार व्यक्तियों को योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इस वजह से जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो सीनेट का सदस्य बनने के लिए ललायत भी रहते हैं। फिर अगला बिंदु है सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर ऐक्य मतलब एकता का भाव, जो सॉलिडरिटी इनमें होती है। वैसे तो सभी संस्था के सदस्य अपने संस्था के प्रति सम्मान रखते हैं, उस पर उनमें एकता रहती भी है, लेकिन सीनेट के सदस्यों में कहीं ज़्यादा है। तो ये भी कहा जाता है कि सीनेट सदस्य औसत प्रतिनिधि की अपेक्षा भिन्न प्रकार के राजनीतिक प्राणी होते हैं। किस वजह से कि सीनेट के अंदर एक दूसरे पर कटु आक्षेप कर सकते हैं, परंतु कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि वो अब एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। दूसरा यह था, जब किसी राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के प्रति शिष्टाचार या सीनेट के अन्य किसी सुनिश्चित परंपरा का उल्लंघन किया जाता है, तो सीनेट के सदस्य अपने राजनीतिक दल के प्रति भक्ति को बोलकर सीनेट के सम्मान की रक्षा हेतु एक हो जाते हैं। ये नॉर्मली प्रतिनिधि सभा में नहीं देखा जाता है, यानी सीनेट के जो सदस्य हैं अमेरिकन दोनों जो महत्वपूर्ण जो दल हैं उनके सदस्य होते हैं। तो एक ही दल के न होने के बाद में भी वो सीनेट के सम्मान के लिए कई बार एक हो जाते हैं। तो जैसे 1938 में रूजवेल्ट ने सीनेट के प्रति शिष्टाचार की अवज्ञा का प्रयत्न किया, तो पूरे सीनेट ने राष्ट्रपति का विरोध किया था। सीनेट के प्रति शिष्टाचार मतलब एक प्रथा अमेरिका में पाई जाती है, जिसमें ये माना जाता है कि जिस राज्य के प्रतिनिधि चुन के यहाँ पे आए हैं, उस राज्य में कोई नियुक्ति अगर राष्ट्रपति को करनी है कार्यपालिका के कार्य के लिए, तो उस राज्य के प्रतिनिधियों से वो विचार विमर्श करता है और उनके विचार विमर्श के बाद में ही कोई व्यक्ति की नियुक्ति करता है। तो ये एक तरीके से सीनेट के प्रति शिष्टता राष्ट्रपति निभाता है। तो जब जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, उन्होंने 1938 में उन राज्यों के प्रतिनिधियों से ना पूछ के अपनी मर्जी से ही किसी को भी नियुक्ति देने का प्रयास किया गया, तो इसका इन सब ने मिलकर विरोध किया था। फिर अंतिम है सीनेट की कार्यप्रणाली। तो सीनेट की कार्यप्रणाली भी इसका शक्ति का स्रोत है। कार्यप्रणाली ऐसी है, अब इसमें क्या है कि जैसे सदस्यों को बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता, यानी
इनको फुल्ली फ्रीडम होती है, आप किसी भी बिंदु पे कितनी भी देर बोल सकते हैं। कुछ एक दो नियम बना दिए जाते हैं कि आप किसी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे ऐसे, और अपने जो जो मुख्य विषय है उसको छोड़ के दूसरे विषय के ऊपर नहीं बोलेंगे ऐसे। इनके अलावा कितनी भी देर तक कोई भी विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि विषयों पर विचार अधिक पूर्णता के साथ होता है और निश्चय पर पहुंचने के पूरा उसके सभी पहलुओं पर पूर्णता के साथ विचार कर लिया जाता है। तो नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि गिलोटिन वगैरह जो पेश कर दिए जाते हैं, जैसे जो भी प्रतिनिधि सभा इनमें होते हैं, गिलोटिन मतलब उसको सीधे मतदान के लिए रख दिया जाता है, उसके सारे विधेयक पे सारे बिंदुओं पे चर्चा किए बिना ही, या तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं पाई जाती। तो जितना अधिक विचार विमर्श होता है जितना, तो उतना ही विधेयक की ज़्यादा अधिक स्पष्ट और अधिक उत्तम होने की संभावना बढ़ती है। तो इस वजह से भी सीनेट के निर्णय हमेशा लाभकारी होते हैं, अधिक से प्रभावशाली भी देश में बनते हैं। तो इस कार्यप्रणाली की इनकी जो है, इसकी वजह से भी सीनेट के ज़्यादा शक्तिशाली ये बन पा रही है। तो इसी वजह से विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन सीनेट को कहा जाता है, अमेरिकन सीनेट को। तो अमेरिकन सीनेट के शक्तिशाली होने के ये 8 बिंदु अपन इसमें रख सकते हैं। शुरुआत में अपनी सीनेट की जो इसमें प्रतिनिधि सभा से इसमें दो कुल संख्या इतनी होती है, ऐसे शुरुआत करके फिर 8 बिंदु में अपन रख सकते हैं।